नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के संबंध में। बीए जिसका कोड है UGET 110 2018 के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का है और यह 2 घंटे, इसमें 2 घंटे का समय दिया है और इसमें 100 क्वेश्चन हैं और इसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की सील भी लगी हुई है और इसमें परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को सभी प्रश्नों को केवल दी गई OMR उत्तर पत्र शीट पर ही हल करना है, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं। सभी अंकों के समान है, यानी एक प्रश्न 2 अंक का है। तो देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का पेपर हम 2 पार्टों में देखेंगे। पहले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और इसके अगले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोडक्ट द बेस रेट सिस्टम ऑन अप्रैल 9, 2010। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर यानी बेस रेट व्यवस्था अप्रैल 2010 को शुरू की। दूसरा कथन देखते हैं। स्टेटमेंट द बेस रेट सिस्टम हैज रिप्लेस्ड द बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट यानी BPLR सिस्टम। आधार दर बेस रेट व्यवस्था ने बेंचमार्क मूल उदार दर BPLR व्यवस्था का स्थान ले लिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ए। निम्नलिखित में से दोनों कथन सही हैं। एक और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में क्या बाह्य क्षेत्र सुधारों के अंतर्गत आता है? Which one of the following comes under external sector reform? Freeing of transaction on trade and capital account। विदेशी व्यापार और पूंजी खाते पर मुक्त लेन देन। Allow PDI and reduction in import licensing। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना तथा आयात लाइसेंस में कमी करना। सी रिडक्शन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट ट्रैफिक। मात्रात्मक प्रतिबंधों तथा आयात प्रशुल्कों में कमी। ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय में, चतुर्थ में। तो इसका आंसर है तृतीय यानी थर्ड 5 ईयर प्लान में कृषि रेट नकारात्मक थी। कृषि ग्रोथ रेट। गरीबी अंतराल है। पॉवर्टी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल
दोज लिविंग बिलो द लाइन, रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के गरीबी रेखा और वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर, गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच के अंतर को गैप बिटवीन डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन, विकसित देश और विकासशील देश के अंतर को गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, विकसित और विकासशील देशों के बीच बुनियादी सुविधाओं के अंतर को। तो इसका आंसर है ए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के गरीबी रेखा और वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में गिरते हुए योगदान का सही क्रम है? Which one of the following is a correct sequence in the decreasing order of contribution of different sectors to the gross domestic product of India? सेवाएं, उद्योग, कृषि, सेवाएं, कृषि, उद्योग, उद्योग, सेवाएं, कृषि, उद्योग, कृषि, सेवाएं। तो इसका आंसर है सेवाएं, पहले नंबर पर सेवाएं, दूसरे पर उद्योग, तीसरे पर कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में होता है। इन कंजम्पशन इंफीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, जीरो इनकम इफेक्ट, इन्फिनिट इनकम इफेक्ट। तो इसका आंसर है ऋणात्मक आय प्रभाव। उपभोग में निकृष्ट वस्तुओं में होता है ऋणात्मक आय प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तटस्थता वक्र विश्लेषण के विषय में क्या सत्य नहीं है? Which following is not true about the indifferent curve analysis? यह क्रमवाचक उपयोगिता पद्धति पर आधारित है। यह अधिमान संरचना पर आधारित है। तटस्थता वक्र आकार में मोटा होता है। इसकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। तो इसका आंसर है तटस्थता वक्र आकार में मोटा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक फर्म अपने उत्पादन की कीमत बढ़ाती है जब उसकी मांग की लोच अलोचदार है, तब फर्म का कुल आय बढ़ेगी, कुल आय कम होगी, कुल आय अपरिवर्तित रहेगी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कुल आय बढ़ेगी। टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में सही जोड़ियों का मिलान करना है। तटस्थता वक्र इंडिफरेंट कर्व, तो इसकी जोड़ी किससे मिलती है? तटस्थता वक्र गिरती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी तटस्थता वक्र गिरती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर और उपभोक्ता की बचत बी, इसके अपोजिट में क्या होगा? 4, गिरती हुई सीमांत उपयोगिता। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसके अपोजिट में क्या होगा? दूसरा वाला। कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील। दीर्घकालिक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार,
इसके अपोजिट में है प्रवेश व निकास की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घावधिक संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक, फर्म ना लाभ न हानि की स्थिति में फर्मों का प्रवेश अथवा निकास नहीं है। उक्त कथनों में कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, एक और दो में कोई सही नहीं है। तो इसका आंसर है केवल एक सही है, यानी फर्म ना लाभ की स्थिति में है और फर्म ना हानि की स्थिति में है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र कर को परिभाषित करता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिफाइन्स टैक्स एस आय के पुनर्वितरण की एक पद्धति, अ मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रभावी स्थानांतरण मूल्य की एक पद्धति, अ मोड ऑफ इफेक्टिव ट्रांसफर प्रेसिंग, सरकारी व्यय के लिए संसाधनों को गतिशील करने का तरीका, आधुनिक सरकार का सामाजिक बाध्यों को पूरा करने का एक उपकरण। तो इसका आंसर है अ मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, आय के पुनर्वितरण की एक पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के 4 घटकों की गणना करता है। M1, M2, M3 तथा M4 निम्न में से गलत जोड़ी चुनें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैलकुलेटेड 4 components of money supply with M1, M2, M3, M4. Select the incorrect pair out of the following. M1 में बैंकों की सार्वजनिक मांग जमा और RBI के साथ अन्य जमाओं के साथ मुद्रा और सिक्के होते हैं। बी, M2 में M1 और पोस्ट ऑफिस के मांग जमा शामिल हैं। M3 में M1 और M2 की राशि शामिल है। M4 में M3 और मांग के साथ साथ डाकघर के समय जमा भी शामिल हैं। तो इसका आंसर है सी, M3 में M1 और M2 की राशि शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन का सही चयन कीजिए जो ऋण जल की अवधारणा को सही रूप में परिभाषित करता है। एक अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जो पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए ऋण लेती है। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें वह अपने निर्गत ऋणों के पुनर्भुगतान से भी अधिक ऋण लेती है, अपने भुगतान से भी ज़्यादा ऋण लेती। ऐसी स्थिति जब कोई अर्थव्यवस्था अपने पिछले ऋणों के ब्याज के सभी पुनर्भुगतान के लिए ऋण ले रही है। ऐसी स्थिति
जब अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि दर अपने बाह्य ऋण की वृद्धि दर के पीछे चलती रहती है। तो इसका आंसर है ऐसी स्थिति जब कोई अर्थव्यवस्था अपने पिछले ऋणों के ब्याज के सभी पुनर्भुगतान के लिए ऋण ले रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नीतिगत उपाय सरकार द्वारा आमतौर पर मांग में वृद्धि और मंदी की स्थितियों में अर्थव्यवस्था के समर्थन में लिए जाते हैं? Which of the following step a government usually takes to boost demand and support the economy in deflationary situation? प्रत्यक्ष करों में कटौती के साथ ब्याज दरों को कम करना, बचत पर बल देते हुए वेतन बढ़ाने में, सरकारी व्ययों में वृद्धि, राजकोषीय प्रोत्साहनों के निस्तारण के लिए जाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 3, इसका आंसर है सी 1 और 3, यानी 1 और 3 सही है। प्रत्यक्ष करों में कटौती के साथ ब्याज दरों को कम करना, सरकारी व्यय में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि और मंदी की कमी के लिए 2 उपायों का किया जाना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए समर्पित व्यय, घाटे के वित्त पोषण के मामले में भी केवल भौतिक संपत्ति पर खर्च व्यय, उत्पादन स्तर कुल निर्यात अधिशेष बनाने से आगे निकलता है। मूल्य ह्रास के प्रभावों को समायोजित करने के बाद अर्थव्यवस्था के स्टॉक शेयर में वृद्धि। तो इसका आंसर है उत्पादन स्तर, इसका आंसर है अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए समर्थित व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण के संदर्भ में यह कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचयी आवृत्ति बटन का रेखाचित्र कहलाता है। A graph of cumulative frequency distribution is called histogram, हिस्टेरियोग्राम, ओजेब आवृत्ति पॉलीगन, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसका आंसर है ओजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि स्पेयरमैन का रैंक श्रेणी सहसंबंध गुणांक 1 के बराबर है तो 2 चरों की रैंकिंग पूरी तरह सहमत है। 2 चरों की रैंकिंग पूरी तरह अलग है। 2 चरों की रैंकिंग आंशिक रूप से सहमत है। सभी परिवर्तनों को प्रतीप गमन रेखा द्वारा समझाया गया है। तो इसका आंसर है 2 चरों की रैंकिंग पूरी तरह सहमत है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें जोड़ियां मिलाना है सहसंबंध के संबंध में, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है स्कैटर चित्र। तो इसका आंसर क्या है, रेखीय विधि।
और प्रेषण विधि का क्या है, तो इसका है वास्तविक आंकड़े। और स्पेयरमैन विधि इसका है श्रेणी रैंकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मासिक कीमत सूचकांक जिसका उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमत परिवर्तन में उपभोक्ता कीमतों में समय के साथ आने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है, जाना जाता है। पासे सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। तो इसका आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिदर्श सर्वेक्षण में जनसंख्या के केवल लघु अंश का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए वहाँ त्रुटि होती है। इन सैंपल सर्वे ओनली स्मॉल portion of the population is situated, so there is dash errors। प्रतिदर्श यानी सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग, सांख्यिकीय, स्टैटिस्टिकल, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो इसका आंसर है प्रतिदर्श, सैम्पलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है? विच प्लेनेट अमंग द फॉलोइंग इज बिगेस्ट इन साइज? बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल। तो इसका आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, लोहा। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1000 ग्राम समुद्री जल में औसत लवणता होती है 21%, 0.93%, 0.30%, 0.03%। तो इसका आंसर है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया है। ये 23 नंबर के क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है वह मैंने 24 के पढ़ दिए हैं। तो 1000 ग्राम समुद्री जल में औसत लवणता होती है 15 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम, 45 ग्राम। तो होता है 35 ग्राम। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 21%, 0.93%, 0.30%, 0.03%। तो इसका आंसर है 0.03%। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं? समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। तो इसका आंसर है क्षोभमंडल। देखते हैं अगला प्रश्न। द्रव का गैस में रूपांतरण कहलाता है वाष्पीकरण, संघनन, उदांतीकरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वाष्पीकरण। द्रव का गैस रूप में रूपांतरण कहलाता है वाष्पीकरण यानी एवेपोरेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। लदांग स्थानांतरणीय कृषि संबंधित है, किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया,
स्वीडन, न्यूजीलैंड, सूडान। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को पर्यटन शहर के रूप में जाना जाता है? हार्वर्ड, केप टाउन, दार्जिलिंग, नई दिल्ली। तो इसका आंसर है दार्जिलिंग। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश है? यूएसए, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, काकाकोरम दर्रा स्थित है? काकाकोरम पास इज सिचुएटेड लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकंटक किस नदी का स्रोत क्षेत्र है? सोन नदी का, महानदी का, ताप्ती नदी का। तो इसका आंसर है सोन नदी का। सोन नदी का स्रोत क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी मिलती है बिहार में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या है? गुजरात में। गुजरात में काली मिट्टी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च वर्षा क्षेत्र है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पंजाब एवं हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम में। तो इसका आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाह्यकोर एवं आंतरिक मेंटल के मध्य की असंबद्धता कहलाती है? मोहरोविक असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, रैपटी असंबद्धता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गुटेनबर्ग असंबद्धता। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा होता है? 22 दिसंबर के दिन, 21 जून के दिन, 23 सितंबर के दिन, उपरोक्त सभी दिन। तो इसका आंसर है 23 सितंबर के दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड परियोजना स्थित है? हीराकुंड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर, दामोदर रिवर, चंबल रिवर, महानदी रिवर। तो इसका आंसर है महानदी रिवर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, केरल में। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है? दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH2, NH3, NH4 एंड NH8। तो इसका आंसर क्या है? NH8। दिल्ली को मुंबई से NH8 जोड़ता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, नेमिनाथ, मल्लीनाथ,
अश्वसेन। तो इसका आंसर है महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ से हुआ? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो इसका आंसर है लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अशोक को अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया गया है? देवनाम, प्रियदर्शी, अशोक, धम्बा, राजा। तो इसका आंसर है देवनाम प्रियदर्शी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी पट्टाभी सीतारमैया, अशोक मेहता, जेम्स आउटरम, रॉबर्ट। तो इसका आंसर है अशोक मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी? डलहौजी, विलियम बेंटिंक, कैनिंग, कर्जन। तो विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किसने की? लॉर्ड कर्जन, नेहरू, मैकाले, डलहौजी। तो इसका आंसर है मैकाले। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज तुगलक के शासन की अवधि थी 1345 ईस्वी से 1382 ईस्वी, 1347 ईस्वी से 1384 ईस्वी, 1331 ईस्वी से 1388 ईस्वी, 1351 ईस्वी से 1385 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1351 से 1388 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं और इस पाठ का आखिरी प्रश्न, सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पी. त्यागराज, रामास्वामी। तो इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।